क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं या फिर वह शुरू हो चुका है? ठीक है, शुरू करने से पहले आप अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज हम भू राजनीति और इतिहास के पैटर्न को मौजूदा घटनाओं से जोड़कर देखने वाले हैं। और सच कहें तो इसमें हम सब एक साथ हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बहुत गहराई में जाने वाले हैं। यह त्वरित प्रतिक्रियाओं या पक्षपातपूर्ण बहसों का समय नहीं है। आज हम शक्ति, इतिहास और दुनिया किस दिशा में जा सकती है, इस पर एक लंबी गंभीर बातचीत करने जा रहे हैं। तैयार हैं? चलिए रफ्तार धीमी करते हैं और इसे ठीक से समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए वैश्विक युद्ध एक असंभव सा विचार लगता है, बहुत दूर का। लेकिन ऐसा तब तक ही लगता है जब तक वह अचानक बहुत नजदीक ना आ जाए। और इसका कारण यह है कि युद्ध के शुरुआती चरण कभी नाटकीय नहीं दिखते। वे तर्क संगत लगते हैं, तकनीकी लगते हैं। बजट, सैन्य सिद्धांत, समीक्षा रिपोर्टें और सुरक्षा पर दिए गए लेकिन इतिहास में एक बात बार बार सामने आती है। इंसानी युद्धों और टकरावों में कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो लगातार दोहराए गए हैं। इतिहास हमें एक असहज सच्चाई दिखाता है। तबाही की राह तर्क से पक्की की जाती है। वह तर्क जिसका इस्तेमाल नेता यह कहने के लिए करते हैं कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हर बड़े युद्ध की शुरुआत इसी पंक्ति से होती है। मैं आपको 1930 के दशक में ले चलना चाहता हूं। लड़ाइयों और आक्रमणों से परे, युद्ध के कोहरे से आगे, सीधे उन पैटर्न्स तक। और सबसे लगातार दोहराया जाने वाला पैटर्न यह है: 4 बिंदु, 4 तत्व। देश कहते हैं कि मौजूदा व्यवस्था अब उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही। वे अभूतपूर्व गति से सैन्य क्षमता बढ़ाते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को सवालों के घेरे में डालते हैं, आलोचना करते हैं या उन्हें बाधा मानकर छोड़ देते हैं। बाकी शक्तियां हिचकिचाती हैं, यह उम्मीद करते हुए कि संयम अपने आप आ जाएगा, जो लगभग कभी नहीं आता। इसे किसी भी युद्ध पर लागू करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। आक्रामक कोई भी हो, विजेता कोई भी, यह पैटर्न बार बार दोहराया गया है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका इसी परिचित तर्क पर काम कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2024 में ऐसे समय में सत्ता में लौटे हैं जब दुनिया पहले से कहीं अधिक बंटी हुई, प्रतिस्पर्धी और खतरनाक है। उनका विश्लेषण सीधा था: शीत युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था टूट रही है। विरोधी देश फिर से हथियारबंद हो रहे हैं। तकनीक ने युद्ध की रफ्तार बदल दी है और उनके अनुसार डर पैदा करने की क्षमता को बड़े पैमाने पर बहाल करना जरूरी है। इसी सोच से असाधारण प्रस्ताव सामने आए: $1 ट्रिलियन के रक्षा बजट, परमाणु हथियारों का बड़े स्तर पर आधुनिकीकरण, मिसाइल रक्षा कवच, विस्तारित नौसैनिक बेड़े और AI, साइबर व अंतरिक्ष युद्ध में भारी निवेश। हाँ, यह एक रोलर कोस्टर जैसा रहा है, लेकिन शुद्ध रणनीतिक दृष्टि से देखें तो यह तर्कहीन नहीं है। इतिहास में हर दौर में अनिश्चितता के समय देश शक्ति इकट्ठा करते हैं। अब सवाल यह है, जब शक्ति उसे नियंत्रित करने वाले नियमों से तेज बढ़ने लगे तो क्या होता है? दूसरे विश्व युद्ध से पहले किसी भी बड़ी शक्ति को यह नहीं लगा कि वह अविवेकपूर्ण काम कर रही है। जापान ने कहा कि वह आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा कर रहा है। जर्मनी ने कहा कि वह संतुलन और संप्रभुता बहाल कर रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा कि संयम शांति बचाएगा। सबको लगा उनका तर्क सही है। समस्या मंशा नहीं थी, समस्या थी परस्पर क्रिया। हर फैसला अकेले में सही लगता था, लेकिन जब सब फैसले साथ आए तो व्यवस्था ढह गई। जब जापान ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से खुद को अलग किया तो वह युद्ध की घोषणा नहीं कर रहा था, वह प्रतिबंधों से आजादी की घोषणा कर रहा था। जब जर्मनी ने पुनः शस्त्रीकरण किया तो वह आक्रमण नहीं कर रहा था, वह सीमाएं परख रहा था। और जब किसी ने उन सीमाओं को लागू नहीं किया तो नाजी महत्वाकांक्षाएं उस खाली जगह को भरने लगीं। अब आपसे एक सवाल: क्या शांति हथियारों से बनी रहती है? मेरा जवाब है हां भी और नहीं भी। हथियार डर पैदा करते हैं, लेकिन केवल एक व्यवस्था के भीतर। वह व्यवस्था संधियों, नियमों, संस्थाओं और परिणामों की उम्मीद पर टिकी होती है। जब ये ढांचे कमजोर पड़ते हैं तो हथियार स्थिरता नहीं बल्कि अस्थिरता लाने लगते हैं। इसलिए नहीं कि नेता युद्ध चाहते हैं,
बल्कि इसलिए कि गलत आकलन अपरिहार्य हो जाता है और जितने बड़े हथियार उतना बड़ा जोखिम। असल में सही तरीके से बनी और सबके हित में काम करने वाली व्यवस्थाएं हथियारों से ज्यादा मजबूत शांति के साधन होती हैं। अब मैं उसी पैटर्न पर लौटता हूं और उसे आज की दुनिया पर लागू करता हूं। पहला बिंदु, यह दावा कि मौजूदा व्यवस्था देश के हितों की रक्षा नहीं कर रही, यहां लागू होता है? बिल्कुल। राष्ट्रपति ट्रंप का यह तर्क टैरिफ से लेकर आव्रजन नीतियों तक हर जगह दिखता है। 2025 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति साफ कहती है कि अमेरिका द्वारा अकेले वैश्विक व्यवस्था संभालने का दौर खत्म हो चुका है और यूरोप जैसे सहयोगियों को ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। दूसरा, तेजी से सैन्य क्षमता बढ़ाना। सही, $1 ट्रिलियन के बजट को $1.5 ट्रिलियन तक ले जाने की बात, यह अभूतपूर्व है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को छोड़ना। यह सूची बढ़ती जा रही है। ट्रंप प्रशासन 66 वैश्विक संगठनों से बाहर निकलने की घोषणा कर चुका है, जिनमें कई संयुक्त राष्ट्र से जुड़े जलवायु, ऊर्जा, प्रवासन और स्वास्थ्य से संबंधित हैं। अब अमेरिका UNFCCC का हिस्सा भी नहीं रहेगा, जो जलवायु कार्रवाई की आधारशिला है। चौथा, दूसरी शक्तियों की प्रतिक्रिया। इतिहास गवाही देता है कि हिचकिचाहट के नतीजे विनाशकारी रहे हैं। आज यूरोप को खुद से पूछना होगा, क्या वेनेजुएला पर ट्रंप की कार्रवाई पर उसकी प्रतिक्रिया भविष्य में युद्ध के लिए हरी झंडी मानी जाएगी? और रूस, अमेरिका, चीन, भारत, सबकी सुरक्षा सोच इतिहास, भूगोल और असुरक्षा की गणनाओं से बनी है। पुतिन का कहना रहा है कि शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था संतुलन नहीं ला सकी। मॉस्को और बीजिंग मिलकर आर्कटिक में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। एक सच्चाई साफ है, असुरक्षित देश लंबे समय तक संयमित नहीं रहते। जब कई शक्तियां बिना साझा नियमों के ऐसा करती हैं, तो व्यवस्था टूट जाती है और फिर खुला युद्ध आता है। सबसे बड़ा खतरा किसी एक देश से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि सबकी सोच एक जैसी होती जा रही है। इतिहास बताता है, अगर यह पैटर्न नहीं टूटा तो अंत एक ही होता है। तो समाधान क्या है? शांति आशावाद से नहीं टिकती, वह परिणाम और उनके सख्त क्रियान्वयन से टिकती है। इतिहास का सबक सीधा है लेकिन कठिन। आशा नीति नहीं है, परिणाम के बिना संयम एक भ्रम है और संतुलन के बिना शक्ति अंततः टकराती है। आज सवाल यह नहीं है कि कौन सही है, अपने अपने तरीके से सब सही हैं। सवाल यह है कि शांति सुनिश्चित करने के लिए कठिन फैसले लेने को कौन तैयार है।